हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल लीनियर सेट। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो देखो, GLN/F ये जो क्या होता है, मतलब ये मैट्रिसेस का सेट होता है, और उसमें वो सारी मैट्रिसेस आती हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रहे, ठीक है। वो सारी n×n की मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, और AIJ कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली फील्ड से आएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, जो F होता है वो तुम्हारा फील्ड होता है, और जो n होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो, जो फील्ड होता है वो तुम्हारा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो मान लो केस फर्स्ट में, अगर फील्ड तुम्हारा इनफाइनाइट हुआ, मान लो F इनफाइनाइट हुआ, कैसा, चलो इसे लिख ही देते हैं पहले। मान लो ये हुआ तुम्हारा इनफाइनाइट। अगर फील्ड इनफाइनाइट हुआ तो मतलब क्या हो सकता है, यानी F तुम्हारा R रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। भाई ये इनफाइनाइट फील्ड होते हैं, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, इसको थोड़ा हम छोटा करें। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, अच्छा, कि जो एंट्रीज हैं वो तुम्हारी फील्ड से हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, GL/R, फील्ड R ले लिया मैंने, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, वो सारी मैट्रिसेस AIJ n×n की जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और AIJ कहाँ से आएगा बेटा, ये आएगा R से। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, जो A है वो तुम्हारा R से आ रहा है, और एक n×n की मैट्रिसेस आएंगी जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। एंट्री कहाँ से, रियल नंबर से। अगर रियल नंबर से एंट्री है तो कितने, मतलब ऐसे A कितने होंगे। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, क्योंकि R में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। सपोज मान लो मैंने 2×2 की मैंने मैट्रिक्स बनानी है, तो ये क्या हो जाएगी, अब वो जो एंट्री है वो कहाँ से आएगी, वो तो रियल नंबर से आएगी। तो ये 2 1 2 1 ऐसी हो सकती है। ठीक है, चलो यहाँ 2 मान लो, तो ये 2 1 2 2 1 2 1। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 2, यानी नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब A की वैल्यू तुम R में से कुछ भी उठा सकते हो। बोलो, समझ में आया। A की वैल्यू R में से कुछ भी उठा सकते हो, तो 3×3 की मैट्रिक्स बन जाएंगी। बहुत सारी ऐसी इनफाइनाइट मैट्रिक्स बन जाएंगी जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ से एक बात क्लियरली बोल सकता हूँ। कौन सी बात सर, मैं यहाँ से एक बात बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि अगर इसमें मतलब इनफाइनाइट मैट्रिक्स आ सकती है, इसका मतलब क्या है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ सकते हैं। भाई GLN/R एक क्या, एक सेट ही तो है, तो इसमें इनफाइनाइट मैट्रिक्स आ जाएंगी, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं GLN/R के ऑर्डर की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में आया। इनफाइनाइट सर क्यों आया, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। क्लियर है ना। तो इसका ऑर्डर हो गया इनफाइनाइट। अगर फील्ड तुम्हारी इनफाइनाइट है तो GLN/R का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर सर फील्ड फाइनाइट हो तब क्या करेंगे, कोई बात नहीं। देखो, अगर फील्ड फाइनाइट है, केस दूसरा वही बताने जा रहा मैं। अगर मान लो केस सेकेंड, फील्ड तुम्हारी मैंने ले ली फाइनाइट। ठीक है, फील्ड, अरे यार क्या हो जाता है ये, चलो, अगर मान लो फील्ड मैंने ले ली फाइनाइट, फाइनाइट यानी ZP, फाइनाइट यही होती है फील्ड। तो ZP में किस तरीके के एलिमेंट आते हैं, 0 0 1 2 3 4, इस तरीके के, यानी P-1। इसका मैंने आपको बता दिया। तो ZP में 0 से P-1 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। अब अगर फील्ड फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तब देखो जो ऑर्डर होगा वो ध्यान रखना आप, GLN/ZP, और इस पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं करवाऊंगा। तो ये हो जाएगा Pn-Pn-1, इसमें से एक घटा दो ऐसे करके, और इंटू Pn-Pn-2,
डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा Pn माइनस P0 जब तक 0 ना बन जाए। ठीक है, तो ये होता है इसका ऑर्डर, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना आप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर? दूसरा डिब्बा बना दें, चलो अब सही है। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। अच्छा सर ऑर्डर तो हो गया, क्वेश्चन आप बता रहे थे करवाना। ठीक है करवाते, रुक जाओ। मान लो देखो क्वेश्चन मुझे करना है, मेरे से पूछ लिया, क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ऑफ GL2 ओवर Z2। ठीक है, अब देखो यहाँ मुझे एक बात बताओ, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 2 और N की वैल्यू 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा P, यानी डायरेक्ट मैं लिख दूँ 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, एक कम कर दो उसमें से, और 2 की पावर 2 और माइनस 2 की पावर 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 4 माइनस 2 और इधर हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये इसका आंसर कितना आ गया 6। बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो। अच्छा अगर दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला तो ये है, दूसरा क्वेश्चन मान लो मेरे से पूछा जाए ऑर्डर ऑफ GL3 ओवर Z2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और N की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 हो जाएगी, एक कम इसमें से, फिर 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर और एक इसमें से कम कर दो तो 1, और 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 0। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, तो ये 4 आ गया, इन 2 ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6, और ये कितना हो जाएगा 7। क्लियर है या ना? तो इसका आंसर आ गया 168। बताओ, ये थी मुद्दे की बात, कुछ था ही नहीं इसमें। अच्छा चलो बढ़िया बात है, अगले बढ़े। ठीक है, अब देखो नोट करके मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, इन्हें आप नोट करके ही लिखना। क्या सर बात है, नोट करके आप लिखवाओ, नोट करके हम लिखें, वाह। देखो GL1R, ठीक है, मान लो N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 1 है। देखो इधर मैं एक चीज़ पहले लिख दूँ, जैसे GLN ओवर R, मान लो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो सारी मैट्रिसेस N क्रॉस N की जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और AIJ, अरे ये का होगा, AIJ बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी मुझे एक बात बताओ, देखो अब N की वैल्यू कर दी है मैंने 1, इसका मतलब है जो मैट्रिसेस होंगी वो 1 क्रॉस 1 की होंगी। क्लियर है ना, मैट्रिसेस जो होंगी वो 1 क्रॉस 1 की होंगी। हाँ सर क्लियर है, अच्छी बात है। अगले करो सर, यहाँ क्या आप भी, तो रुक जाओ यार, तो A इज इक्वल टू ये आ जाएगी AIJ 1 क्रॉस 1, और ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, और AIJ कहाँ से आएगा तुम्हारा R से, जाहिर सी बात है R से ही आएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, AI की वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूँ, जिनका डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट तो नॉट 0 है और 1 क्रॉस 1 की हो, तो कितनी ले सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं जैसे मान लो A को मैंने AIJ को ले लिया, मान लो मैंने 2 ले लिया। ठीक है, A की वैल्यू मैंने 2 ले ली, AIJ की ना भी लिखो, ऐसे लिख दो, A की वैल्यू मान लो 2 ले ली। अगर A की वैल्यू 2 ले लूँगा तो ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, कुछ ऐसी दिखेगी 1 क्रॉस 1 की। तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो कि मैंने -3 ले ली। ठीक है, -3, तो -3 अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा -3। ये मॉड नहीं है, कहीं इसको मॉड समझो, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मॉड नहीं है, कहीं तो मॉड में कर दो। सर आपने मॉड की वैल्यू -3 लिख दी ही, आप तो पढ़ा दी नहीं, क्या सर आप भी, मॉड नहीं है यार, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -3 आएगा। इसका मतलब है कि A की वैल्यू तुम R में से लेते चले जाओ। ठीक है, कितनी वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट।
ठीक है। आप बोलोगे सर मतलब इन्फिनिटी लिख दो। अरे नहीं, रुको, तो ट्विस्ट है कहानी में। अच्छा, क्या ट्विस्ट है सर, बताओ। ट्विस्ट तो मज़ा आता है सुनने में। देखो, अगर मैंने ए की वैल्यू ले ली 0, ए की वैल्यू 0 ले ली तो 0 कुछ ऐसी दिखेगी। इसका मतलब है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 0। और हमें डिटर्मिनेंट चाहिए नॉन ज़ीरो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझे दया। इसका मतलब ये है कि आप ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। आर में से चाहे आप कुछ भी लो, लेकिन 0 नहीं लोगे। अच्छा, जब आर में से अगर हम 0 नहीं ले सकते हैं तो हम इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या है, आर माइनस 0। ठीक है, बताओ, कहानी समझ में आई। अब मैं ये नीचे वाली कहानी मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका काम है नहीं, अभी मैंने समझाना था वो मैंने समझा दिया। मेन जो बात लिखवानी है वो मैं लिखवा रहा हूँ। अरे मिट जाए यार, बहुत देर लग रही। तो आर स्टार, अब आर, इसको बेटा हम लिख सकते हैं यू ऑफ आर। ठीक है, यू ऑफ आर का क्या मतलब है, यू ऑफ आर का मतलब ये है कि ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सर इस लाइन का क्या मतलब, मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब, समझ में नहीं आया। ये कैसे, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सर अरे रुको, तो देखो ए इनवर्स इसका मतलब क्या है, जैसे ए है, इनवर्स उसका एग्जिस्ट करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको ग्रुप भी बताया था कि जैसे कोई ए एलिमेंट है, उसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। हाँ या ना, तभी तो लिखा है मल्टीप्लिकेशन में बनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, जैसे सपोज ए की वैल्यू 2 है तो ये 2 क्रॉस 2 की होगी, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे, अब जैसे ए की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू, तो इन्वर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। भाई 1 इंटू 1/2 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी, 1। और 1/2 तो आर में से आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आता ही नहीं आता। यही मतलब सिंपल लिखा हुआ है कि ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1। हाँ भाई, समझ में आया, बताओ। तो पहली बात तो हो गई ए, ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, रुक जाओ लिखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर ले। चलो देखो, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि इसी प्रकार से जब तुम, सर जी बहुत बेकार बना रहे हो, हाँ, जैसे GL1/Q लिखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी जल्दी चुपके बताओ, इसको मैं Q स्टार लिख सकता हूँ, वही 0 नहीं आएगा बस। अच्छा, Q स्टार का मतलब क्या है, Q स्टार यहाँ स्टार थोड़ी ना लगेगा, Q माइनस 0, 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है U ऑफ Q। ठीक है, वही बात, A बिलोंग्स टू Q सच दैट A इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पूरी लाइन लिख लेना। ठीक है, तीसरा क्या है, GL1/C। ठीक है, C, ये C लिखी हुई है। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है C स्टार। ठीक है, अच्छा, ये सर काम की बात बताई है आपने, C माइनस 0 और वही U ऑफ C, UC देख लेंगे तुमको। और A बिलोंग्स टू C, A इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बताओ जी, ये कहानी अगर समझ में आ रही है तो अगले बढ़ाई जाए कहानी, हाँ या ना, बताओ। अच्छा, मैं इसको एक सेकंड आप पे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये तब ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है। ठीक है, हाँ, अब देखो, तो ये नोट करके लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक मैं सेट बनाना चाहूँ, पैंट तुम बना लेना, सेट मैं बना ले रहा हूँ। सर बहुत गंदा जोक मारा। अच्छा कोई बात नहीं यार, जोक हम यहाँ देखिए, जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जेड स्टार है, जेड स्टार को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू ऑफ जेड। इसी तरीके से जैसे यू ऑफ क्यू, यू ऑफ सी और यू ऑफ आर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ ना कि ए बिलोंग्स टू जेड और ए इनवर्स एग्जिस्ट विद
रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हाँ या ना बताओ, यही मतलब तो हुआ, मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे बताओ जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और जेड स्टार का मतलब ज़ीरो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट की ए एग्जिस्ट करे, उनके साथ में ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 1। मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 1। अब मुझे बताओ जेड में ऐसे कितने एलिमेंट आएंगे जिनको आपस में मतलब वो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे। तो आप बोलोगे सर 1, -1, मतलब मैंने बोला है लेकिन आपको ये बात समझ में आई नहीं होगी, अभी हजम नहीं हुई होगी। सर जेड स्टार में 1 और -1 कैसे, बाकी क्यों नहीं सर? देखो अगर 1 का इन्वर्स की मैं बात करूँ तो वो खुद होता है 1 ही, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आएगा। और -1 की अगर मैं बात करूँ तो इसका इन्वर्स होता है -1, क्योंकि -1 गुणा -1 करोगे तो बेटा 1 आएगा, यही हमको लाना होता है। अच्छा सर ये बात है, तो अच्छा फिर 2 क्यों नहीं आएगा? देखो 2 इसलिए नहीं आएगा, अगर मैं 2 देखूँ तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए, तो सर बोलोगे, आप बोलोगे 1/2, लेकिन 1/2 तो जेड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जेड में होता ही नहीं है ना, बिलोंग ही नहीं करता। हाँ यही तो मसला है। इसका मतलब है कि और कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। बताओ जी, ये समझ में आया कि नहीं? फिर तो अगले बढ़ा जाए, नहीं समझ में आया तो यहीं पर देखते हैं। अच्छा अगला है तुम्हारे पास में गॉसियन इंटीजर, ये भी बड़ा काम का। सर गॉसियन इंटीजर काम का तो है, लेकिन लिखो तो पहले। लो भैया लिख दिया, सर फिर नहीं, बेकार हो सर, रहने दो। अरे रुक जाओ, लियो अब सही है। हाँ गॉसियन इंटीजर, ठीक है, हाँ ठीक है यार, समझ जाओ बस। गॉसियन इंटीजर होता है जेड ऑफ, ये देखो एक बार समझ लो तो ये समझ लो रामबाण है, काम हो जाएगा तुम्हारा, ज़िंदगी बन जाएगी। x + i y, सर ज़िंदगी कैसे बन जाएगी? अब कुछ भी मतलब हवा में फेंक दो मैं अरे यार मैं क्यों हवा में फेंकूँगा, i y सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड y बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये होता है गॉसियन इंटीजर। अच्छा पहली बात। दूसरी बात ये है z ऑफ i का स्टार, ठीक है, स्टार का मतलब है ज़ीरो नहीं होगा वही, तो इसमें किस तरीके के एलिमेंट आएंगे, ये आएगा a बिलोंग्स टू z i, ठीक है, जो a है वो इस टाइप के होंगे सभी, ध्यान में रखना, एक किस टाइप के होंगे, इस टाइप के, और हमने स्टार पढ़ा है तो कितना होता है, a इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन गलत लिख दिया क्या, चलो सही लिख दो, लिखूँगा मैं शॉर्ट में ही, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब मुझे बताओ ऐसे कितने जेड आई स्टार में आएंगे जिनका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता हो, तो कितने होंगे बताओ? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1, -1, i और -i, ये 4 एलिमेंट होंगे ओनली। अब ये कैसे होंगे, इनको आप वेरीफाई करना, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, मेरी नहीं, मैंने बता दिया इतना। चलो देखो अगला है हमारा स्पेशल लीनियर ग्रुप नहीं मतलब स्पेशल लीनियर सेट। अभी हम ग्रुप तक पहुँचेंगे, पहुँच तो गए हैं वैसे, ठीक है, ग्रुप का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर ये पढ़ते हैं। देखो इसको ध्यान से समझना, ये जो होता है SLN/F, ये क्या होता है, ये भी मैट्रिसेस का सेट होता है। A बिलोंग्स टू AIJ n क्रॉस n की वो सारी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 आए, इस बार डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 1, और AIJ बिलोंग्स टू F, ठीक है, फील्ड से आएगा, ये F लिखा हुआ है, क्लियर। तो वो सारी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, n क्रॉस n की मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट कितना हो, 1, वो इस स्पेशल लीनियर सेट में आ जाएंगे, क्लियर, समझ में आई बात? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सोच के बताना, जैसे यहाँ पर देखो अब फील्ड तुम्हारी वही फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। मान लो केस फर्स्ट
फील्ड कैसी हो जाए, फील्ड हो जाए तुम्हारी इनफाइनाइट। इफ़, अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इफ़ एफ इज इक्वल टू आर क्यू और सी, मान लो फील्ड तुम्हारी इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। देन एस एल एन ओवर मान लो आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये वही कहानी फिर से लिख दो। सर दोबारा क्यों लिख रहे हो, ए इज इक्वल टू, समझ गए हम एक बार में, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा, देखो फिर आपको लगेगा सर अरे ये तो नई बात बता दी आपने। डिटर्मिनेंट नॉट सॉरी ए, और ए आई जे वही तुम्हारा कहाँ से आएगा, इसको पहले थोड़ा छोटा करो। ए आई जे बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, देखो डिटर्मिनेंट लाना है 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट कितना, 1। अगर मैं मान लो सब केस ले लूँ, देखो सब केस कौन सा, अगर मैं मान लो एन की वैल्यू ले लूँ 1, ठीक है। एन की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1। तो अगर एन की वैल्यू 1 ले लूँगा तो SL1 ओवर आर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा वो सारी 1x1 की मैट्रिसेस, है। ये तो अलग ही चल रहा है भाई साहब, अभी रुक जाओ, अभी चलेगा। ए इज इक्वल टू AIJ 1x1 की वो सारी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट कितना हो, डिटर्मिनेंट हो 1, और AIJ कहाँ से आएंगे, तुम्हारे आर से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप सोच के बताना ज़रा अच्छे से, ऐसे कितने ए होंगे जो आर में हो और जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, बताओ। और 1x1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे सपोज़ अगर मैं ए की वैल्यू ले लूँ 2, तो अगर 2 ये 1x मैट्रिक्स 1 की बनेगी, तो अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो तो 2 आ जाएगा, 1 तो नहीं आएगा, है ना भाई। कोई सा एलिमेंट उठा लो आप, अब कोई सा एलिमेंट उठाओ ना, अगर 1x1 की मैट्रिक्स आपको बनानी है, जैसे सपोज आपने उठाया ए इज इक्वल टू 5, तो भाई कोई बात नहीं, 5 का ही डिटर्मिनेंट तो निकालना है, 5 का डिटर्मिनेंट निकाल दो, कितना बचा, 5 का डिटर्मिनेंट आपके पास में जो ये आएगा 5 खुद ही, है ना, ये तो खुद ही 5 आ जाएगा। इसका मतलब सर हमें तो लाना है डिटर्मिनेंट 1, और 1x1 की भी मैट्रिक्स होनी चाहिए, सर तो दोनों होनी चाहिए ना। अच्छा तो क्या करें, तो ये बनेगा ही नहीं, अरे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो देखो इसमें बहुत सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, इसमें केवल ए की वैल्यू आएगी 1। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख दूं तो 1x1 की है, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी आएगा 1, जब n की वैल्यू 1 हो। मतलब 1x1 की मैट्रिक्सेस में अगर हम बात करें तो एक ही एलिमेंट होगा जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आएगी। क्लियर, समझ में आया, हाँ या ना बताओ। अरे समझ में आया भाई साहब, अरे आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो देखो अब इसको समझो, हाँ, इसका मतलब ये है, मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ SL1 ओवर आर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट आएगा। बताओ समझ में आई कहानी कि नहीं। अच्छा सर ये तो आ गई समझ में। अब अगर मान लो n की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 1 है, तब इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी जैसे, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, SLN ओवर आर, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, ख़त्म, बस इतना ही था और कुछ था ही नहीं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा इनफाइनाइट। सर कैसे, देखो अब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एक सेकेंड, हाँ, अगर n की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 1 है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सपोज़ जो मैट्रिक्स होगी वो मैंने मान ली 2x2 की होगी, ठीक है भाई, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, तो 2x2 की, तो इसमें मैं जनरल मैट्रिक्स मान रहा हूँ, जैसे अल्फ़ा 0 और बीटा और 1/α मान लो, ठीक है, आ सकता।
तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू 1/α माइनस 0, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1। अब अल्फ़ा मैंने इन जनरल लिया, अल्फ़ा कहाँ से आ रहा है, आर से। इसका मतलब इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि मैट्रिक्स कितनी बनेंगी जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया, इनफाइनाइट। चलो इसको मिटाते नहीं, इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया, बताओ। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हमारी जब फील्ड इनफाइनाइट हो, ठीक। अगर मान लो फील्ड फाइनाइट हो तब सर तब क्या करेंगे, तो ये आ गया केस सेकंड कि अगर f इज इक्वल टू फाइनाइट यानी जेड पी हो। अब जेड पी में आपको पता ही कैसे एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 और डॉट 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 n-1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर फील्ड फाइनाइट है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ देन एस एल एन ओवर जेड पी। तब जो ये बनेगा, ये कैसा बनेगा, ए, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ए आई जे और n क्रॉस n डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ए आई जे कहाँ से आएगा तुम्हारा, ए आई जे आएगा जेड ऑफ पी से, यानी फील्ड यहाँ पर जो ली है हमने, क्लियर। तब इस केस में इसका जो ऑर्डर होगा उसको ध्यान से समझना आप। जो ऑर्डर होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो, जो ऑर्डर होगा उसको देन ऑर्डर ऑफ एस एल एन ओवर जेड पी, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर जेड पी डिवाइड बाई पी माइनस 1, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब आपको ये पता ही होगा कि चलो ये लाल वाले ले लें। अच्छा देखो, इसको मैं कर देता हूँ डिब्बे में बंद, गड़बड़ हो गया नहीं। अरे चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब ये इसका तो देखो ऑर्डर हमें पता ही है ना भाई, इसका तो ऑर्डर पता ही है क्या होता है ऑर्डर, अभी हम पिछले पढ़ के आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखो किधर गया इसका ऑर्डर। ये आपको नोट्स मिलेंगे, देखो ये रहा इसका ऑर्डर, ये है ना। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देना, ख़त्म, सिंपल, बस ये हो गया, ये तुम्हारा स्पेशल लीनियर ख़त्म हो गया, क्लियर। अच्छा चलो, तो मेरे ख्याल से हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे एस एन। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एस एन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। एस एन अभी तक हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, इसे हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। सिमेट्रिक मतलब ग्रुप तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक सेट, अभी तो सेट के बारे में बात कर रहे हैं। इनको हम ग्रुप भी देखेंगे कि ये ग्रुप बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो अभी हम सेट के बारे में पढ़ना, कल सिमेट्रिक पढ़ेंगे सेट, ठीक है। और अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया सिमेट्रिक, तो आप कल वाला लेक्चर देख लीजिए, 101% आपको समझ में आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। आप सोते सोते पढ़ोगे तभी समझ में नहीं आएगा, वरना सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। खैर मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ, जो इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एस एन, आपको पता भी होगा ऑर्डर ऑफ एस एन कितना होता है, n फैक्टोरियल, ये तो पता होगा, बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।